हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। तो प्यारे बच्चों, लास्ट हमने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, सेकंड और गिब्स रिलेशन के बारे में। तो जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा तो वहां पर हमने एनर्जी एक्सचेंज के बारे में पढ़ा था कि एनर्जी का एक्सचेंज किस किस तरीके से और किस किस फॉर्म में हो सकता है। थर्मोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे हीट के एक्सचेंज के बारे में। यहाँ पे हम केवल केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। तो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन और उनसे रिलेटेड एंथैल्पी या हीट के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अभी हम इनिशियली अगर इसमें बात करें तो अगर हम बात करें तो रिएक्शन दो तरह की होती है। हम पहले भी देख चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर प्रेजेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो, जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो कोई भी सब्सटेंस हो तो हर सब्सटेंस के साथ एक कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। अगर एक मोल सब्सटेंस है तो उसको उसकी मोलर एंथैल्पी बोला जाता है। उसके साथ जो भी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हर सब्सटेंस का कुछ अमाउंट ऑफ हीट होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इन्वॉल्व रहता है उसके साथ। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे हीट का एक्सचेंज होता है, एंथैल्पी चेंजेस होते हैं और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें, सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हम बोल सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिए कि हर सब्सटेंस के साथ एवरी सब्सटेंस हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नोन एज एंथैल्पी। और अगर वन मोल सब्सटेंस तो इसे हम बोलते हैं मोलर एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में या हीट ऑफ रिएक्शन में, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में दो तरह की एंथैल्पी की हम बात करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो अगर आप फर्स्ट एंडोथर्मिक की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कैसी रिएक्शंस होती है, ऐसी रिएक्शन जो यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब करती है। प्रोसीड होने के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर देती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर A से बन रहा है B, तो अगर ये एंडोथर्मिक होगा तो ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A से B बना दो और हीट को उधर भेज दीजिए तो ये माइनस ऑफ हीट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, ऐसी रिएक्शन जो हीट को इवॉल्व करती है, बाहर निकाल देती है, उन रिएक्शन क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर A से बन रहा है B तो A ने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल दी, तो प्रोडक्ट के साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा, हीट भी यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A माइनस हीट से क्या बन जाए, B बन जाए। राइट, तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, और अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफ पे किस तरीके से हम यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसने क्या किया, A ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल दी। तो अगर हम एनर्जी की बात करें, हीट की बात करें या एंथैल्पी की बात करें तो इसने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल दी। तो एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी या एनर्जी किसकी ज्यादा रही होगी, इनिशियली A की यहाँ पर क्या थी, ज्यादा थी। उसने क्या किया, कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पर अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की तो एंडोथर्मिक में क्या हुआ, A ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। A ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो A ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किया होगा, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी। तो A की एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, A के पास जो एनर्जी थी उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और ऐड हो गई, तो B की एनर्जी A के रेस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। B में से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करेंगे तो आपको A की एनर्जी मिल जाएगी। राइट, तो अगर हम ग्राफ पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो A क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एंथैल्पी को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलता है रिएक्शन के प्रोग्रेस के साथ एंथैल्पी का। राइट, तो यहाँ पर A का कुछ एनर्जी था, उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर ली है, तो यहाँ पे B का एनर्जी क्या होगा, A के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है वो उसकी एंथैल्पी हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है,
इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लें, हालांकि अभी थर्मोकेमिस्ट्री में यूटिलाइजेशन इसका नहीं है, आपको आगे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर में यूज में आएगा। तो अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट की कुछ एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की कुछ एंथैल्पी, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस आपको दे देगा एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या जिसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको देखना है तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब आप दोनों यहां से देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है, तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन को एंथैल्पी की चेंज की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए और बी की एनर्जी में जो डिफरेंस है वो कितना है, इस हीट की वजह से ही है। तो इसका इनिशियल एनर्जी इतना था, उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर दी, तो ये इतना एनर्जी यहाँ पर इस प्रोडक्ट का हो गया है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की होगी। तो अगर हम यहाँ पे एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एंथैल्पी क्या होगा, अगर सपोज हीट x जूल है तो एंथैल्पी चेंज क्या होगा रिएक्शन का, यहाँ पे ये -x था तो इसको हम लिखते हैं +x। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरीके से आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होता है वो कैसा होता है रिएक्शन का, पॉजिटिव होता है। सिमिलरली अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट ने क्या किया है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर दिया, लूज कर दिया है। तो इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को लूज कर दिया, इसका मींस इसके पास इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रही होगी, इसकी इनिशियल एंथैल्पी ज्यादा रही होगी और इसकी एंथैल्पी कम हो जाएगी क्योंकि इसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट को, एनर्जी को लूज कर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है तो इन दोनों का डिफरेंस आपको क्या दे देगा यहाँ पर, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है तो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें ए से अगर बी बन रहा है तो यहाँ पर अगर हीट x जूल था तो एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, -x जूल। यानी जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, राइट। तो पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी इस ग्राफ में हम केवल यही दो ही चीजें पढ़ेंगे। अगर समझने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होती है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं, जो ये होता है P, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड होता है, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं, तो अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल इस बात पे फोकस करेंगे कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो रिएक्शन की एंथैल्पी एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, और अगर एंडोथर्मिक है तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है हीट ऑफ रिएक्शन का, the amount of heat absorbed or evolved when given quantity of reactant have completely reacted is called heat of reaction और enthalpy of reaction। तो अगर reactant completely react हो रहा है तो जो एनर्जी वहां पर इवॉल्व हो रही होगी उसे हम क्या बोल देंगे, heat of reaction या enthalpy of reaction। अब यहाँ पे प्रोसेस दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के अलावा यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो सकती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो सकती है। तो अगर रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पर है तो हीट of reaction at constant pressure। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। और एंथैल्पी चेंज हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी के बराबर। और सिमिलरली अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी इस कंडीशन में इसे हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर लेते हैं, और वो क्या होता है, एनसीवी
डेल्टा टी के बराबर, राइट। तो अगर ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, तो ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, कंटेनर ओपन है, तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है 1 atm। तो इस कंडीशन में जो भी हीट इन्वॉल्व रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। रिएक्शन का जो हीट होता है वो किसके बराबर, डेल्टा एच के बराबर होता है, या क्यूपी के बराबर होता है, या एनसीपी डेल्टा टी के बराबर होता है, राइट। ये ओपन कंटेनर के लिए है। तो जनरली अगर आपको गिवन है रिएक्शन ओपन कंटेनर में हो रही है, तो हम यहाँ पे जनरली ऐसा ही लेते हैं कि रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही प्रोसीड होती है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हीट इवॉल्व हो रही होगी या एब्जॉर्ब हो रही होगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा एच के बराबर। बट अगर आपको यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन दे रखी है, क्लोज कंटेनर दे रखा है, तो यहाँ पे बोला है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल नोटिस में रखनी है कि जरूरी नहीं कि जो रिएक्शन का हीट गिवन है वो हमेशा एंथैल्पी चेंज के बराबर ही हो सकता है वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर भी हो सकता है। वो कब कंडीशन में, जब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस गिवन है। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस गिवन है तो हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस गिवन है तो हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। नेक्स्ट बात है थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस्ड भी हो, उसमें आपको ये भी पता हो कि कौन सा कंपोनेंट किस फिजिकल स्टेट में, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, और ये भी पता हो कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हो रहा है और इवॉल्व हो रहा है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें, डेफिनेशन इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होगी, व्हेन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन should be noted, balanced chemical equation indicate quantity of different reactant and product involved in reaction, their physical state, and also indicate amount of heat absorbed or evolved is called thermochemical reaction। तो ऐसी रिएक्शन जो बैलेंस्ड भी हो, फिजिकल स्टेट भी शो कर रही हो सब कंपोनेंट की, और ये भी बता रही हो कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ या इवॉल्व हुआ, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, थर्मोकेमिकल रिएक्शन। तो थर्मोकेमिकल कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होगा, फिजिकल स्टेट पता होगा और हीट वहां पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और कितना इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने हीट का बात किया है, हीट यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी हो सकता है, तो डेल्टा एच भी हो सकता है, डेल्टा यू भी हो सकता है। बट आपको ये भी बताया गया है थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है अगर आपको केमिकल इक्वेशन गिवन है तो फॉर केमिकल इक्वेशन डेल्टा एच किसके बराबर होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल। ये डेराइव हम यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं, जहां पे हमने केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, किसके बराबर होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल, राइट। तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल। अगर हम डेल्टा एन जी की बात करें तो डेल्टा एन जी क्या होता है, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, राइट। ये बिल्कुल ध्यान रखें, डेल्टा एनजी का वैल्यू क्या इसके बराबर, गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये स्टोइशियोमेट्री नहीं है, ये भी बिल्कुल ध्यान रखें। यहाँ पर ये स्टोइशियोमेट्री का डिफरेंस नहीं है, किसका डिफरेंस है, कितने मोल प्रोडक्ट बने, गैसेस कितने मोल्स प्रोडक्ट बने और कितने इनिशियल गैसेस मोल्स रिएक्टेंट के थे, उनका डिफरेंस ही क्या होगा, डेल्टा एनजी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंथैल्पी जो रिएक्शन का होता है वो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 1 मोल वाटर को बनाया तो हीट कुछ अलग इवॉल्व होगी, अगर 2 मोल को बनाया, 3 मोल को बनाया, 4 को बनाया, तो यहाँ पे एंथैल्पी अलग ही प्रोड्यूस हो रही होगी। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात करें, हीट ऑफ रिएक्शन की बात करें, तो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, तो पहले एक बार देख लेते हैं, फिर मेन चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो हम देख लेते हैं, लिस्ट आउट कर देते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। अब बिकॉज़ जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मास पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपने 1 मोल सपोज
1 मोल कार्बन का कंबशन कराया तो एंथैल्पी सपोज x माइनस x है, बिकॉज कंबशन रिएक्शन कैसी होती है, जनरली सभी कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती है। तो कार्बन का कंबशन कराया तो x जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अगर 1 मोल कार्बन के पे x जूल प्रोड्यूस हो रहा है तो 2 मोल पे कितना होगा 2x, 3 मोल पे कितना होगा 3x। तो जितना ज्यादा आप अमाउंट यहाँ पर रिएक्टेंट का यूज में लेंगे एंथैल्पी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व हो सकती है। तो डिफरेंट मास में यहाँ पे डिफरेंट एंथैल्पी इन्वॉल्व रहेगी। सेकंड, फिजिकल स्टेट ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम बात करें वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से लिक्विड वाटर बना रहे हैं या फिर वेपर वाटर बना रहे हैं तो दोनों में ही एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे वाटर बनने के बाद जो एंथैल्पी है वो -285.5 किलो जूल है, बट अगर वेपर बन रहा है तो एंथैल्पी क्या होगा -278 होगा। इसका मींस क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे बात करें कि माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पे 285.5 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई। यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हुआ 278। यहाँ पे कम क्यों प्रोड्यूस हुआ, बिकॉज इन दोनों का जो डिफरेंस था वो किसने एब्जॉर्ब किया होगा, लिक्विड वाटर ने एब्जॉर्ब किया ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो फिजिकल स्टेट अगर प्रोडक्ट का डिफरेंट है तो एंथैल्पी भी रिएक्शन का क्या होगा, डिफरेंट होगा। सिमिलरली अगर ऐसे ही रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो जाए तो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेकंड, नेक्स्ट एलोट्रोप्स की बात करें। अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट में एलोट्रोप्स में क्या होता है, एटम के बीच में डिफरेंट इंटरेक्शन होता है। तो अगर हम ग्रेफाइट और डायमंड की बात करें, ग्रेफाइट में कार्बन के बीच का इंटरेक्शन यानी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, डायमंड में कार्बन के बीच की बॉन्डिंग अलग होती है। तो अगर हम कंबशन करना चाहेंगे यहाँ पे डायमंड के कंबशन, ग्रेफाइट के कंबशन से अगर हम CO2 बनाना चाहेंगे या डायमंड के कंबशन से अगर हम CO2 बनाना चाहेंगे तो दोनों में एंथैल्पी चेंज क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेफाइट के बीच में जो कार्बन का इंटरेक्शन है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है। हमें अगर ग्रेफाइट को CO2 में कन्वर्ट करना है तो वहां उन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पे डायमंड में भी कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन का एंथैल्पी अलग होगा और यहाँ पर रिएक्शन का एंथैल्पी अलग होगा, ठीक है। सिमिलरली हम बात करें रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक, दोनों क्या है, सल्फर के एलोट्रोप्स हैं। तो इनके कंबशन पर यहाँ पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो भी क्या होती है, दोनों के लिए डिफरेंट है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, x और y यहाँ पर आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये सब क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हैं। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और किस पे बात करें, डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम देखेंगे आगे, स्टडी करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो भी हम देखेंगे। और ये बात हम देख चुके हैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो हीट ऑफ रिएक्शन एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हीट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंथैल्पी का वेरिएशन देखना चाहें तो हम किरचॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देख लें यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर वेरी करेंगे तो एंथैल्पी किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल इक्वेशन देखेंगे। सपोज रिएक्टेंट से आप यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। इस रिएक्टेंट का कुछ एंथैल्पी है, उसको हम HR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट का कुछ एंथैल्पी है, उसे आप HP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हमने ग्राफ में देखा कि अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन सपोज एंडोथर्मिक है तो आप ये रहेगा ग्राफ, और अगर एक्सोथर्मिक है तो कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो डेल्टा H किसके बराबर होगा, यहाँ पर एंडोथर्मिक का एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और एक्सोथर्मिक का एंथैल्पी चेंज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालना चाहते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज जो है उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वो कैलकुलेट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इन सबको डिफरेंशिएट कर दें। तो डी ऑफ डेल्टा H अपॉन dt किसके इक्वल होगा, डी ऑफ H ऑफ प्रोडक्ट अपॉन dt माइनस डी ऑफ H ऑफ रिएक्टेंट अपॉन dt, राइट। अच्छा, यहाँ से हमें पता है कि अगर हम DH अपॉन dt की बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, C क्या होता है, dQ अपॉन n dt, राइट। तो अगर हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, एंथैल्पी चेंज। अगर 1 मोल प्रोडक्ट है तो यहाँ पे 1 मोल कंपोनेंट है तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसे आप क्या ले सकते हैं, DH अपॉन dt। तो
कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, ये एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। तो इसे आप क्या ले सकते हैं, dH अपॉन dt को Cp लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पर dH अपॉन dt इक्वल टू Cp ऑफ किसका हो जाएगा यहाँ पे, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, राइट। अब यहाँ पे हमें dH अपॉन dt ये मिला है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं, dH अपॉन d ऑफ डेल्टा H अपॉन dt को आप क्या ले सकते हैं, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, इसका मीन डेल्टा Cp भी इसको पुट किया जा सकता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो डिफरेंट टेम्परेचर पे एंथैल्पी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सपोज T1 टेम्परेचर पे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और आपको T2 टेम्परेचर पे यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फ्रॉम T1 टेम्परेचर टू T2 टेम्परेचर। तो ये क्या होगा, डेल्टा H एट T1 टेम्परेचर एंड डेल्टा H एट T2 टेम्परेचर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फ्रॉम T1 टू इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम T1 टू T2 टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा H एट T2 टेम्परेचर माइनस डेल्टा H एट T1 टेम्परेचर इक्वल टू डेल्टा Cp T2 माइनस T1। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T2 टेम्परेचर इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट T1 टेम्परेचर प्लस डेल्टा Cp इनटू T2 माइनस T1। तो यहाँ पे ध्यान रखें, डेल्टा Cp क्या है, Cp क्या, डेल्टा Cp क्या होगा, Cp चेंज ऑफ रिएक्शन यानी Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। अब ये बिल्कुल ध्यान रखें, जो Cp है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, वो क्या होता है पर मोल क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। वे आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसा गिवन है, पर मोल गिवन है या फिर जितने भी मोल्स है उसके अकॉर्डिंग है, यूनिट क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो अगर एक मोल का आपको सपोज रिएक्शन कुछ ऐसा गिवन है 2b से 3c बन रहा है, तो अगर Cp आपको 1 मोल ऑफ C के लिए गिवन है या 1 मोल ऑफ B के लिए गिवन है, तो जितने मोल्स यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं उतने मोल्स के लिए आपको Cp पुट करके कैलकुलेट करना है, राइट। ये बिल्कुल ध्यान रखें कि डेल्टा Cp आप कैसे निकालेंगे, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे Cp का कैलकुलेशन कैसे करना है, यहाँ पे जितने मोल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसके अकॉर्डिंग करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन पर मोल गिवन है या जितने मोल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू गिवन है, यूनिट के अकॉर्डिंग आप पता कर पाएंगे। तो डेल्टा H2 एट T2 टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, डेल्टा H1 एट T1 टेम्परेचर प्लस डेल्टा Cp प्लस T2 माइनस T1। सिमिलरली आप इंटरनल एनर्जी चेंज में भी बात कर सकते हैं। डेल्टा U एट T2 टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, डेल्टा U एट T1 टेम्परेचर प्लस डेल्टा Cv इनटू T2 माइनस T1, राइट। तो ये दो रिलेशन आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप T2 टेम्परेचर पे एंथैल्पी चेंज या T2 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी चेंज को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो सारी बेसिक चीजें थी। अब हम यहाँ पे मेन चैप्टर हमारा स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम डिफरेंट एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे। चलिए तो हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा एंथैल्पी सॉल्यूशन यहाँ पे पढ़ना है, एक बार उसको हम लिस्ट आउट कर देते हैं। तो इतना टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, कुछ 11 टाइप्स का एंथैल्पी आपको यहाँ पर स्टडी करना है। तो यहाँ पर कौन कौन सा एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, enthalpy of neutralization, enthalpy of ionization, enthalpy of atomization and bond enthalpy, enthalpy of hydration, enthalpy of formation of ions, enthalpy of solution, enthalpy of transition, enthalpy of precipitation and resonance energy। तो नंबर ऑफ एंथैल्पीज का कैलकुलेशन हमें करना है, बट यहाँ पे कुछ ही एंथैल्पीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन, आयोनाइजेशन, एटोमाइजेशन, देन रेजोनेंस एनर्जी, और इतना ही कुछ एंथैल्पी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले जो जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात करते हैं और जो छोटी छोटी एंथैल्पी है उनको हम लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो फर्स्ट एंथैल्पी देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है कि आपको यहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है और उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि enthalpy required to form 1 mole of compound या enthalpy involved in the formation of 1 mole of compound from elemental state और stable state। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं वो हम एलिमेंटल स्टेट से करना है या स्टेबल स्टेट से करना है। अब स्टेबल स्टेट का मींस क्या है या एलिमेंटल स्टेट का मींस क्या है कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है उसे हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टेबल स्टेट बोल रहे हैं या एलिमेंटल स्टेट यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके अलावा एक वर्ड और आपको यहाँ पे पढ़ने को बार बार मिलेगा, स्टैंडर्ड
एंथैल्पी। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी या स्टैंडर्ड कंडीशन हम क्या बोलेंगे, जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन एंड प्रेशर कितना हो यहाँ पे 1 बार के इक्वल हो। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे 298 केल्विन है, प्रेशर यहाँ पे 1 बार के इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, उस एंथैल्पी को स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अगर फॉर्मेशन का एंथैल्पी है तो उसे हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रेस्पेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर बोलेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन क्या होगा, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। यहाँ पे हम फॉर्मेशन की बात करें तो हमेशा कंपाउंड की हम बात करेंगे, एलिमेंट जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसका हमें फॉर्मेशन नहीं करना है, उसकी हेल्प से हमें किसी दूसरे कंपाउंड को बनाना है। जैसे H2 और O2 नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, राइट। C+O2 से CO2 बना रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो कंपाउंड के रेस्पेक्ट में ही हम बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज द चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम the required amount of element in their standard state। standard state means elemental state की ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम एलिमेंट्स की बात करें जो स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, कि जो नेचर में यहाँ पर मिल रहा है आपको एलिमेंट, सपोज कार्बन सॉलिड है, कार्बन का जो एलिमेंटरी स्टेट है वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जो स्टेबल स्टेट में मिलता है और जो मोस्ट एबंडेंट होता है। मोस्ट एबंडेंट कौन है यहाँ पे, कार्बन का जो एलिमेंटरी स्टेट वो ग्रेफाइट है और सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है कि हम क्या करते हैं, जो नेचर में ऑलरेडी बना हुआ है, नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नेचर में एबंडेंट फॉर्म में है, मोस्ट एबंडेंट है, एबंडेंट नहीं मोस्ट एबंडेंट है, जो इजीली अवेलेबल है, उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कंसीडर करते हैं, जीरो एज्यूम करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, होती नहीं है बट हम यहाँ पे हमारे इजी कैलकुलेशन के लिए उनको जीरो कंसीडर कर देते हैं। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज कंसीडर्ड टू बी जीरो। हम किस कंडीशन में बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो अगर हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए बात करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, नोट यहाँ पे लगा देंगे। तो नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, क्या होगा यहाँ पर, जीरो आपको कंसीडर करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 गैस, एलिमेंटल फॉर्म गैसियस ही होता है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, जीरो। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्या होगा, जीरो होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सपोज हम ले लें ब्रोमीन, ब्रोमीन का एलिमेंटल स्टेट क्या होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है, वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसका एलिमेंटरी स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हालांकि मेटल होता है बट इसका फॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एलिमेंटरी स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन गैसेस फॉर्म, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जो एलिमेंटल या मेटल के लिए बात करें, मेटल का सॉलिड फॉर्म, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। तो जो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है और जो नेचर में आपको ऑलरेडी मिल रहा है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेना है, जीरो लेना है, ठीक है। हम केवल एलिमेंटल फॉर्म की ही बात कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड सॉलिड, मोस्ट एबंडेंट नहीं है तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन गैस, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन गैस, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, कौन सा, रोम्बिक सल्फर, इसका ये एलिमेंटल फॉर्म होता है तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कंसीडर करेंगे, जीरो कंसीडर करेंगे। बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको पहले यह आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंटल स्टेट कौन कौन सी है पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो आप बता पाएंगे किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, किसका नहीं होगा। सिमिलरली इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है बट
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी जो इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होगी, फॉस्फोरस, सपोज ब्लैक फॉस्फोरस है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो नहीं होगा, राइट। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है और किसका नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का मीन तो आपको क्या है 290 केल्विन 1 बार प्रेशर, यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए बोले तो क्या कंडीशन आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए, दो ही चीजें आपको याद होनी चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप कब बोल रहे हैं, जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा है और कहां से बन रहा है, एलिमेंटल स्टेट से बन रहा है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। आई रिपीट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब बोलना है, जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो और कहां से, एलिमेंटल स्टेट से। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी रिएक्शंस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो चलिए, आपको नंबर ऑफ रिएक्शन गिवन है, यहाँ पे हम किस किस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। यस, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन अगर कंप्लीटली रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं तो वहां पे जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल सकते हैं, हर रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। बट फॉर्मेशन कब बोलेंगे, जब 1 मोल कंपाउंड बन रहा हो और एलिमेंटल स्टेट से। तो ये एंथैल्पीज कुछ रिएक्शंस आपको गिवन है, तो इनमें से किस किस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को सॉरी किस किस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं एंथैल्पी, यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन तो आप सबको बोलेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन यानी डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो आप सबके लिए टर्म यूज में लेंगे, चाहे वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हो, चाहे एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी हो, कोई सा भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व है उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोला ही जा सकता है, ठीक है। बट हम क्या देखना चाहते हैं, फॉर्मेशन बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। तो फॉर्मेशन के लिए कंडीशन 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए एलिमेंटल से। तो क्या यहाँ पे 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या यस बिल्कुल बन रहा है, एलिमेंटल स्टेट से है, क्या H2 एलिमेंटल गैसेस होता है, क्लोरीन का एलिमेंटल भी गैसेस होता है, तो इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो स्टैंडर्ड वर्ड यूज में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या यस बन रहा है, तो क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्या यस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर गैसियस फॉर्म बना था, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म बना है, तो दोनों का एंथैल्पी डिफरेंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डैश एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डैश कर दिया, दोनों की एंथैल्पी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैस को लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता चुके हैं कि अगर प्रोडक्ट गैसेस या लिक्विड फॉर्म में है या रिएक्टेंट गैसेस या लिक्विड फॉर्म में, तो रिएक्शन का एंथैल्पी डिफरेंट होता है। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, डिफरेंट होगी। हालांकि यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, चाहे गैसेस बने चाहे लिक्विड बने, बट अगर 1 मोल बन रहा है और एलिमेंटल से बन रहा है तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे 1 मोल बना, क्या यस बना, कंपाउंड है ये, ठीक है। 1 मोल बन रहा है कहां से, एलिमेंटल, कार्बन का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो सॉलिड है, ग्रेफाइट है। आपको कुछ बोला नहीं है, तो अगर कार्बन सॉलिड लिखा हुआ तो आप डेफिनेटली ग्रेफाइट ही यूज में लेंगे। तो यहाँ पे ग्रेफाइट O2 से रिएक्ट करके मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे 1 मोल बन रहा है, एलिमेंटल से बना गया यस, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज में ले सकते हैं। 1 मोल CO2 बन रहा है, क्या यस बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो क्या, बट यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट नहीं है ना, ये मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। तो एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वेट नहीं कर सकते, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब, 1 मोल बन रहा हो और एलिमेंटल स्टेट से बन रहा, तो यहाँ पे एलिमेंटल होना चाहिए। 1 मोल बन रहा है, यस बन रहा है, बट क्या एलिमेंटल से बन रहा है या नहीं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वर्ड यूज में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, 1 मोल प्रोडक्ट बना, क्या यस बन रहा है, स्टैंडर्ड है, क्या यस स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्या एलिमेंटल है, क्या H2 का एलिमेंटल गैसेस होता है, बट ब्रोमीन का एलिमेंटल गैसेस होता है क्या नहीं होता,
ब्रोमीन का एलिमेंटल क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड होता है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट होंगे, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। यहाँ पे 1 मोल बन रहा है क्या, यस बिल्कुल बन रहा है। क्या एलिमेंटल से बन रहा है क्या, हाइड्रोजन का एलिमेंटल गैसेस होता है, यस होता है। आयोडीन का एलिमेंटल सॉलिड होता है, यस होता है। तो इसको आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को यहाँ पर देख सकते हैं कि किस रिएक्शन को आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे और किस रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर बोलने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन होगा तो वहां पे आप क्या करेंगे, 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर के अकॉर्डिंग बात करेंगे, राइट। और वहां पे रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, डेल्टा एचएफ नॉट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोले तो सिंपल डेल्टा एचएफ कंबशन हो जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड होगा तो एचएफ नॉट यहाँ पर सॉरी डेल्टा एच कंबशन हो जाएगा, और अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से क्लियर है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जिससे हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी वैसे ही डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ कंबशन का है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या था, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द एंथैल्पी इन्वॉल्व इन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म स्टेबल प्रोडक्ट। स्टेबल प्रोडक्ट का मींस क्या है, वहां पे हमें इतना ऑक्सीजन का एडिशन करना है कि फिर फर्दर वहां पे ऑक्सीजन का एडिशन पॉसिबल ना हो, यानी फर्दर कंबशन वहां पर पॉसिबल ना हो। तो एग्जांपल हम बात करें, सपोज कार्बन सॉलिड, इसका कंबशन कराना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन इसमें मिला देंगे, ठीक है। तो 1 मोल का अगर कंबशन करेंगे तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल कार्बन के कंबशन में जितना एनर्जी इन्वॉल्व होगा उसे हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर कि सपोज आपको गिवन है C+12O2 से, आप बोल दें कि मैं 1 मोल कार्बन लेता हूँ, हाफ O2 से रिएक्ट कराता हूँ, मोनोऑक्साइड बना देता हूँ, तो क्या इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल पाएंगे क्या, नहीं बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड बन रहा है उसमें फर्दर ऑक्सीजन का एडिशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वो स्टेबल होना चाहिए, फर्दर ऑक्सीजन उसमें ऐड ना हो पाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। और एग्जांपल देख लें, सपोज ग्लूकोज आपको गिवन है C6H12O6। अच्छा, यहाँ पर अब ये कोई लिमिटेशन नहीं है कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए। रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट कुछ भी हो, जब वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो उसे आप क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, कुछ भी हो, सपोज यहाँ पे सॉलिड ग्लूकोज आपको गिवन है, O2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो कंप्लीट रिएक्शन यहाँ पर होनी चाहिए, मींस जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। तो कार्बन कितना 6 CO2, हाइड्रोजन कितना है 12, तो H2O, राइट। यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए और कंप्लीट ऑक्सीजन के साथ एडिशन इसमें होना चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन बैलेंस करें 6 2 12 6 18, तो ये 9O2 सही है क्या, सॉरी 6 यहाँ पर है तो 6O2 यहाँ पर कंबाइन होना चाहिए, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है, 1 मोल कंपाउंड complete reaction with oxygen to form stable product, means further addition of oxygen possible ना हो। सपोज आपको गिवन है S8, आप इसका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर बन रहा है सपोज SO2, तो क्या आप इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे क्या, नहीं, हम इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि फर्दर यहाँ पे SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 बना सकता है, राइट। सिमिलरली आपको गिवन है सपोज P4 प्लस O2 से रिएक्शन होके यहाँ पे बैलेंसिंग कर देना, ठीक है। P4 और O2 की रिएक्शन से यहाँ पे P4O6 यहाँ पर बन रहा है, तो क्या इसे आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे क्या, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P4O6 फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके P4O10 बना सकता है। सपोज आपको गिवन है B प्लस O2, B बोरॉन और O2 की रिएक्शन से B2O3 यहाँ पर बन रहा है, बैलेंस कर दीजिए। तो क्या आप यहाँ पे इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं, क्योंकि बोरॉन फर्दर यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, तो इसको हम B2O3 को एंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सॉरी 1 मोल का हमें कंबशन करना है, तो 1 मोल का कंप्लीट कंबशन कर देंगे तो क्या बनेगा, B प्लस 3/2O2, तो यहाँ पे हाफ B2O3 यहाँ पर बन जाएगा, राइट। तो ये 3/4
हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मोल कंपाउंड का कंप्लीट 1 मोल का कंप्लीट कंबशन कर देंगे, चाहे कंपाउंड हो चाहे एलिमेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। अब छोटी सी बात हम और यहाँ पर देख लेते हैं कि सपोज हमने अभी तक देखा था यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन दोनों की हमने बात की। सपोज आपको गिवन है यहाँ पर, अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन का आप कंप्लीट रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ एलिमेंटल स्टेट में और क्या बनाएंगे, 1 मोल ऑफ CO2। अगर 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, सपोज आपको यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट गिवन कैलकुलेट करना है तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या होगा, कार्बन सॉलिड को आप O2 के साथ रिएक्शन कर दीजिए गैसीय स्टेट में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2 कंप्लीट रिएक्शन करवानी होती है तो 1 मोल ऑफ कार्बन को आप कंप्लीट कंबशन करा देंगे तो क्या बन रहा है, CO2 बन जाएगा। तो अगर दोनों ही यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है तो आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही अगर हम यहाँ पे B2O3 के फॉर्मेशन की बात करें तो B2O3 का फॉर्मेशन क्या बोलेंगे, 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। तो अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 तो B2O3 का फॉर्मेशन क्या बोलेगा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए फ्रॉम एलिमेंटल स्टेट। तो बोरॉन सॉलिड प्लस O2 तो कितना बोरॉन, 2 बोरॉन, कितना ऑक्सीजन 3, तो ये 3/2। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ B2O3 का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3। सिमिलरली यहाँ पे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब बोला जाएगा यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ बोरॉन का कंबशन हो रहा हो तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन क्या होगा, यहाँ पे O2 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, B2O3 यहाँ पे बनेगा। बैलेंस करने इक्वेशन को 1 मोल का कंबशन करा रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल का कंबशन होना चाहिए और फॉर्मेशन में 1 मोल प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 मोल बोरॉन है, 1 मोल के लिए हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 O2, यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे इसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन बोल सकते हैं क्या, यस बोल सकते हैं। 1 मोल का कंबशन हुआ है, फर्दर ऑक्सीजन का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब क्या यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 और एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन, इन दोनों के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हैं क्या, अगर दोनों का फिजिकल स्टेट यहाँ पे सिमिलर आता है तो इन दोनों में रिलेशन निकालना बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, अगर दोनों रिएक्शन में आप रिलेशन निकाल पाए तो हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बोरॉन क्या होगा, हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B2O3 हो जाएगा। राइट, तो ये सिंपल रिलेशन है जो हम आगे भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो अभी हमने पढ़ा है, जितना हमने समझा है उसको आप ठीक से रिवाइज कीजिए, ठीक से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।